यस क्लास, गुड मॉर्निंग क्लास। बड़े मरे मरे से गुड मॉर्निंग बोल दो यार तुम्हें। गुड मॉर्निंग क्लास। आजा बेटा आजा। हाँ भाई, अब कुछ लगा कि गुड मॉर्निंग हो गया है। हाँ भाई, तो अब सवाल यह है कि सर सेक्शन लिखने होते हैं कि नहीं होते हैं? बराबर। अब देखो, दो बातें हैं, सुनना बहुत ध्यान से। टेक्स्ट में तो होते हैं भाई। प्रैक्टिकली टेक्स्ट में बगैर सेक्शन कुछ है नहीं, क्योंकि वहां जैसे क्या होता है कि टेक्स्ट में आगे जाकर के सर आपको एक चीज पढ़ाएंगे, डिडक्शंस, है ना? कोई वर्ड भी आया होगा शायद, अभी तो मुझे पता नहीं। तो अब क्या उसको, जैसे अपना तुमको ध्यान है, एक वो कंपनी थी सेक्शन 8 कंपनी, अब उसकी पहचान ही क्या, सेक्शन 8 है। तो सेम वैसे ही टेक्स्ट के अंदर क्या करना पड़ता है, डिडक्शन से बोला जाएगा तो बोला ही जाएगा यार वो सेक्शन 80D वाला डिडक्शन, वो सेक्शन 80C वाला, है ना, वो 80G का डिडक्शन लिया कि नहीं लिया। तो अब वहां आपके लिए सेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब चूंकि वहां इंपॉर्टेंट है, तो लॉ में हम आपको थोड़ा सा रिलैक्स दे सकते हैं। लॉ में उतना सेक्शन लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना टैक्स में है, क्योंकि टैक्स में प्रोविजन की पहचान ही क्या है, सेक्शन है। हमारे इधर आपको सेक्शंस याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, उधर क्या है, थोड़ा सा अंदर घुसे हुए सेक्शंस बहुत है, टैक्स में बहुत वाइड है। अपने इधर सिंपल 1 से 148 बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं कंटिन्यूसली आपसे पूछूंगा भी तो आपको याद आना शुरू हो जाएगा। और अगर एग्जाम में नहीं भी याद रहते हैं तो बहुत क्लियर कट इंस्टीट्यूट का इंस्ट्रक्शन है, आईसीआई अपने आंसर में तो सेक्शन देगा ही, वो तो आपको पता है, हमने भी यहाँ दे रखे हैं। लेकिन अगर नहीं भी लिखते हैं आप, आपका जो कंटेंट है वो सही है, तो आपके नंबर कटने वाले नहीं है, तो इसलिए ज्यादा कोई टेंशन नहीं है। तो अगर चूज करना पड़े तो टेक्स्ट के सेक्शन याद कर लेना, दोनों करते हो तो भाई बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन हमको लगता है नहीं सर, अगर हमने टैक्स के याद किए तो लॉ के तो याद नहीं होंगे, तो फिर आप टैक्स के याद करिए, वो ज्यादा जरूरी है। लॉ में अपना काम बगैर सेक्शन के भी हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। हाँ जी, चलिए भाई, तो बात को शुरू करते हैं फटाफट से। कल की बात को आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा अपन। और हमारी बात ये चल रही थी कि हम लोग कंपनीज की क्वालिटीज पर बात चालू कर चुके थे, और वो क्वालिटीज जो आप लोगों को पहले से आती है, जिसमें अपना एक पॉइंट हो गया था वॉलंटरी एसोसिएशन का। सेकंड पे हमारी बात चल रही थी सेपरेट लीगल एंटिटी। एक केस हमने कर लिया सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी वाला, दूसरा भी कर लिया कौन सा वाला, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग वाला, और तीसरा केस समझा तो दिया था मैंने आपको, पढ़ना बाकी था, री कांदोली टी एस्टेट कंपनी, है ना। अब पढ़ लेते हैं, कल आपको मैंने समझा तो दिया था, थ्योरेटिकल वे में यहां से पढ़ते हैं। देखो, यहां लिखा है सर्टेन पर्सन ट्रांसफर देयर एस्टेट। जो कल आपको मैंने कहा था, तीन दोस्त हैं, चाय का बागान वागान खरीदना चाह रहे हैं, अपना एस्टेट ट्रांसफर किया, ऑन विच एक वर्ड यूज हुआ है, एडवलरम ड्यूटी, लाइक अ टैक्स। टैक्स में भी आप इसको पढ़ोगे, जो कल मैंने बोला था ना, कैपिटल गेन पे अपने को टैक्स वैक्स देना पड़ेगा, तो वो टैक्स ड्यू हुआ, वो पेबल इन द नेम ऑफ कंपनी। अब इन्होंने क्लेम किया एग्जम्पशन। इन्होंने गवर्नमेंट को क्या बोला कि भाई ये टैक्स तो हमारे ऊपर लगना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? कल एक रीजन दिया था मैंने आपको, देखो, ऑन द ग्राउंड दैट द ट्रांसफर वॉज फ्रॉम देम इंडिविजुअली टू देमसेल्फ विद अनदर नेम। तो कल आपको एक लाइन बोली थी मैंने, इन्होंने क्या बोला, एस्टेट का मालिक कौन, हम। ये जो कंपनी बनाई इसका मालिक कौन, हम। तो ये तो ट्रांसफर है हमसे हमी को, तो हमसे हमी को ट्रांसफर में काय को टैक्स देना भाई। इट वॉज हेल्ड, तो कोर्ट ने क्या बोला, द कंपनी वॉज सेपरेट फ्रॉम द शेयर होल्डर, और ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अनदर पर्सन मानी जाएगी। एस्टेट के मालिक आप हो, 100% करेक्ट है, लेकिन कंपनी के मालिक आप हो, ये चीज गलत है भैया। कंपनी अपने आप में एकदम सेपरेट है, और इसीलिए एक पर्सन दूसरे को कुछ भी ट्रांसफर करेगा तो यू हैव टू पे टैक्सेस, है ना, तुमको टैक्स का पेमेंट तो इधर करना ही पड़ेगा। तो यहां से भी अपना रूल सेट हो गया कि कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। बराबर, क्लियर एकदम से। अच्छा, ये रिव्यू काय को लगाया था अपन ने, कल क्या तरीका बताया था मैंने, हाँ, जब कोई मैटर डिस्प्यूट में नहीं है, बट वी नीड सम ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, अपने को कोर्ट का ओपिनियन चाहिए कि भाई कोर्ट अपना ओपिनियन आप हमको बता दो, ठीक है, जिस मैटर के ऊपर हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इस तरह के मैटर में ऐसे और भी केसेस आएंगे आगे जहां आपको वर्सेस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, बराबर, सिंपल सी बात हो गई। चलो भाई, अगला पॉइंट तो तुमको सबको आता है, चलिए फटाफट से बता दो कौन बता रहा है। पहले इधर से लेते हैं महिला शक्ति। हाँ जी, महिला शक्ति में से कौन बता रहा है, कौन कौन कौन? अब बता बता बेटा, बता दे फटाफट। हाँ, तुमको ही बताना है। लिमिटेड लाइब्रेरी क्या कर रही है? लिमिटेड लाइब्रेरी तो बता, आसान पॉइंट, जल्दी जल्दी बता। भूल गई?
बताओ। सही है। लिमिटेड लाइबिलिटी। ओहो। हाँ जी। ये लिमिटेड, हाँ चलो लिमिटेड लाइबिलिटी। बता बता। हाँ सिंपल है। वही कंपनी के मेंबर्स, देखो एक्चुअल में क्वालिटी कही जाती तो कंपनी की है, लेकिन बेसिकली इसके मेंबर्स का जो लाइबिलिटी है वो होता है एकदम लिमिटेड, है ना। जैसे मेरे पास किसी कंपनी के शेयर हैं, 10 रुपए का एक है, तुम सबको आता है ये एग्जाम्पल। मैंने ऑलरेडी 8 रुपीज पे कर दिया है, तो मेरा लाइबिलिटी बोलो 2 रुपया बस। इससे ज्यादा के लिए कंपनी मुझे बाउंड या रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकती है। ये अपना कंपनी का एक और क्वालिटी है कि भाई ये होती है लिमिटेड। बढ़िया, उसमें भी होती तो लिमिटेड ही है ना। तो ये टाइप्स ऑफ कंपनीज में हम पढ़ेंगे आगे जाकर के। अपना कोर्स जब ट्यूसडे से चालू हो जाएगा, मंडे का छुट्टी आप लोग को पता है। अच्छा, टाइमिंग्स आपको पता लगी गए, अब तो मितेश सर ने आपको सब बता ही दिए, ठीक है। तो उस वक्त में कोर्स वाइज, हालांकि ये चैप्टर पूरा कोर्स में ही है अपने, लेकिन ये जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ ये बेसिक्स है जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। ट्यूसडे से जब अपन पूरे फॉर्म में आएंगे तो आप देखेंगे कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स भी और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भी, है ना। तो शेयर्स वाली में अपना कैपिटल, अपना लाइबिलिटी अप टू अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स, और गारंटी वाले में जितना आपने गारंटी दे के रखा है। तो ट्यूसडे वाली की आगे की क्लासेस में आपसे पूछूंगा कि शेयर कैपिटल वाली कंपनी और गारंटी वाले में क्या डिफरेंस होता है, अभी नहीं पूछूंगा। अभी तो मुझे बस बेसिक सुनना है आपसे कि हाँ भाई, कंपनी के मेंबर्स का लाइबिलिटी होता है लिमिटेड, जितना अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स है, बराबर, सिंपल। अच्छा, यहां से पढ़ना कुछ नहीं है अभी, बस पॉइंट्स आप बताते जाओ मुझे। कल एक पॉइंट आया था परपेचुअल सक्सेशन, मैंने एक पिक्चर लगाई है वहां पे, जो है किसकी, साइरस पी मिस्त्री। अब साइरस पी मिस्त्री कौन थे भाई? टाटा ग्रुप के फॉर्मर चेयरमैन रहे हुए हैं वैसे तो, और इनकी खुद की कंपनी है ये, शाहपुर जी पालन जी, बराबर, टाटा ट्रस्ट के अंदर बहुत बड़ी शेयर होल्डर है। तो एक कार एक्सीडेंट में, ये तुमको पता है ना, अभी वो बीच में पिछली सीट पे बेल्ट कंपलसरी किए थे गवर्नमेंट ने, बैक सीट पे भी तुमको बेल्ट लगाना पड़ेगा, वो इनकी वजह से हुआ था, है ना। क्योंकि इनका एक्सीडेंट हुआ बहुत जोरदार अहमदाबाद हाईवे, गुजरात हाईवे के अंदर, और ये बैक सीट पे इधर बेल्ट लगा नहीं था और गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और इनकी डेथ हो गई। तो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज के अंदर खटाखट चेंज किया, अपने जोधपुर में भी कर दिया था, जिधर जा रहे हो पिछला सीट पे बेल्ट लगाओ। अब जोधपुर के अंदर कोई पीछे आगे सीट पे नहीं लगाते, वो तो ठीक है कि गाड़ी, वो अभी आजकल नई गाड़ी है तो सारी क्या करती है, वो सायरन बीप बजाने लग जाती है, ठीक है। उसमें भी लोग होशियारी क्या करते हैं, बेल्ट को डायरेक्ट ही उसमें डाल देंगे और खुद बगैर सीट बैठेंगे, बगैर बेल्ट के, मतलब वो आगे की सीट पे नहीं लगाते भाई, पीछे की सीट तो भूल जाओ, ठीक है। फिर अपने यहाँ शादी वादी की सीजन में तो लोग एकदम तैयार व्यार हुए, लेडीज वेडीज एकदम बढ़िया तैयार, घाघरा उड़ना, गहने वहने, अब उनको बोलो बेल्ट लगाना है, कोई नहीं, अरे पुलिस वाला रोकेगा, देख लेंगे, ठीक है। तो अब ऐसे में जोधपुर में थोड़ा स्ट्रिक्ट तो उस वक्त हुआ था, कुछ चालान भी कटे थे, मैंने अपने सामने चालान करते हुए देखे अपने मेडिकल कॉलेज रोड पे। फिर बाद में वापस उन्होंने रेक्टिफाई किया, सिटी एरिया के अंदर बैक सीट का बेल्ट जो है वो उन्होंने कंपलसरी हटा दिया, हाईवेज पे आपको लगाना जरूरी होगा, तो वो इनकी वजह से ही था, ठीक है। अब सवाल है कि जब इनकी डेथ हो गई तो क्या इनकी कंपनी बंद हो जाएगी? सवाल ही नहीं है, कंपनी तो चलेगी भाई। कल ही अपन ने बात की थी, दो में से अगर एक मेंबर ही बच गया तो 6 महीने में दूसरा मेंबर आएगा, उसके लीगल एयर्स आएंगे। यही अगर पार्टनरशिप फर्म होती है और दो पार्टनर में से एक मर जाता तो उसका लीगल एयर पार्टनर नहीं बनता है, आपको फर्म को एक बार बंद तो करना ही पड़ेगा भाई। लेकिन इधर ऐसा नहीं है ना। अभी अपने रतन टाटा जी हैं, रतन टाटा जी, अब एज उनकी बढ़ती जा रही है, एक न एक दिन सबको जाना है तो टाटा जी भी जाएंगे, लेकिन वो तो बैचलर है, अभी तक शादी भी नहीं हो रखी है उनकी, वारिस भी नहीं है, तो बस उनके जाते ही टाटा ग्रुप नहीं भाई, टाटा ग्रुप चल रहा है, चलेगा, आगे भी चलता रहेगा, ठीक है ना। तो परपेचुअल सक्सेशन यही कहता है कि अगर कंपनी के सारे मेंबर्स भी मर गए तो भी कंपनी स्टिल गोइंग ऑन, कंपनी चलेगी, है ना। ऑडिट के अंदर अपन जब ऑडिट के भी मेन कोर्स पे आएंगे, टाइम टेबल आपको ऑडिट के भी मिल गए होंगे कि हम किस तरह से क्लासेस कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें एक बहुत जबरदस्त केस पढ़ेंगे अपन, कुछ केस स्टडीज भी पढ़ेंगे, ऑडिट में कुछ बहुत खास केस स्टडीज रहेंगी। उनमें एक सबसे पॉपुलर जो है सत्यम, इंडिया का पहला फाइनेंशियल फ्रॉड जो किया वो सत्यम में हुआ, 7,000 करोड़ का फ्रॉड, जबरदस्त वाला, वो एक केस स्टडी अपने आप में। अब तो बहुत हो गए,
लेकिन वो एक केस स्टडी बहुत जोरदार है यार, जहां कंपनी का खुद चेयरमैन फ्रॉड में इन्वॉल्व है, और सबसे बड़ी बात चेयरमैन खुद ही आके बोल रहा है यस मैंने फ्रॉड किया है। वो बहुत जोरदार केस स्टडी है, तो डिस्कस करूंगा आपसे पूरी उस पर ऑडिट की क्लास में। तो उसमें क्या होता है, कंपनी के चेयरमैन को और सारे डायरेक्टर्स को गवर्नमेंट ने हटा दिया, सबको जेल में डाल दिया, कंपनी बंद नहीं हुई, तब भी कंपनी बंद नहीं हुई। कंपनी को लॉ क्रिएट करता है तो बंद भी कौन करेगा, लॉ ही करेगा। गवर्नमेंट ने खुद के रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर दिए कंपनी को चलाने के लिए, गवर्नमेंट के खुद के डायरेक्टर्स अपॉइंट हो गए, एक सेबी का फॉर्मर चेयरमैन, एक कैपिटल मार्केट का एक्सपर्ट, एक शेयर मार्केट का एक्सपर्ट, एक मैनेजमेंट का एक्सपर्ट, एक लॉ का एक्सपर्ट, सबको डाल दिया, चलाओ भाई कंपनी को। फाइनली फिर उस कंपनी को टेक ओवर कर लिया महिंद्रा ने। महिंद्रा टेक जो कंपनी अपनी है अभी एट प्रेजेंट, सत्यम जो है उस पर कंट्रोल उसका है, तो इसीलिए कंपनी कभी भी मरती नहीं है। हाँ, मारने का तरीका एक ही है, लॉ। पूरा प्रोसेस वाइंडिंग अप वाला जो सीए फाइनल में है वो फॉलो करके ही कंपनी मरेगी, अपने को ध्यान में रखना है। वो बहुत सिंपल कंसेप्ट है आपका, परपेचुअल सक्सेशन। सबसे पहला था वॉलंटरी एसोसिएशन, फटाफट थोड़ा सा याद भी करवा दो। सेकंड नंबर पे सेपरेट लीगल एंटिटी हो गया। थर्ड नंबर पे हमारे पास लिमिटेड लाइबिलिटी हो गया, एंड फोर्थ नंबर पे आ गया परपेचुअल सक्सेशन। ये क्या होता है, कॉमन सील। कॉमन सील क्या होती है, कंपनी के ऑफिशियल सिग्नेचर है। अब ये ऐसी होती है भाई, देख लो, ये ऐसी होती है। ऐसी का मतलब बताना तुमको, एक तुमने कई बार देखा होगा, वो ऐसे ठप्पा लगा के देते हैं ऐसे, है ना, ऐसे वो इंक पैड होता है, उससे ऐसे स्टैम्प लिया और ये ठप्पा लगाया और आपको पकड़ा दिया। ये वो नहीं है, ये वो है ही नहीं, समझ रहे हैं। ये बिल्कुल वैसी मशीन है जो तुम देख रहे हो ना, स्टेपलर होता है ना अपना, जिसमें पेज डाल के स्टेपल करते हैं, ये उस तरह की होती है। और जिस पेपर के ऊपर आप इसको डाल के ऐसा पंच करोगे, वैसा ही वो एनग्रेव्ड होकर के उभर करके उसी कलर में ऊपर आ जाएगा ये, है ना। ये इसकी, और इसको लॉकर में रखना पड़ता है, ऐसा आप बाहर नहीं रख सकते इसको। कोई लगा करके साइन कर देगा तो भाई कंपनी तो उससे बाउंड हो जाएगी, है ना। तो ये इस फॉर्म में होती है, इसी तरह से बनती है, एक्सेल की हमारे लॉकर में पड़ी हुई है। हालांकि आज की डेट में तुम सबको ये पता होगा, सील लगाना कंपलसरी नहीं है। सील की जगह क्या कर सकते हैं, किसी को याद है क्या, हाथ खड़ा करो। सील की जगह, सील की जगह, सील की जगह, वेरी गुड, सही है। या तो दो डायरेक्टर साइन कर दे, या फिर एक डायरेक्टर और एक सीएस साइन कर दे, तो इक्वल टू हो जाएगा कंपनी का कॉमन सील, कॉमन सील के बराबर। ये प्रोविजन लॉ में आप 6-7 जगह पढ़ोगे, है ना। आगे जाकर के जब अपन को डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ आएगा, या तो कंपनी का सील लगा दो, या दो डायरेक्टर या एक डायरेक्टर और सीएस का साइन चलेगा हमको। ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना है। तो बढ़िया भाई, कॉमन सील भी बता दिया आपने। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, एक पर्सन की पिक्चर मैंने लगाई है, पहली बार ही लगाई है इनकी पिक्चर मैंने। ये कौन है बताओ, ये भाई साहब कौन है, किसी को आइडिया है क्या? जूम करूं क्या, इसको अभी गूगल पे खोल लेते हैं, नहीं तो। हाँ, कौन? नहीं 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 नहीं। अच्छा चलो मैं तुमको बताता हूं, अगर इन दिनों में न्यूज पढ़ी हो, एक ऐसा बिजनेसमैन है जिसने अपने 6,000 करोड़ डोनेट कर दिए हैं। हाँ, नहीं 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 नहीं, 6,000 करोड़ इन्होंने डोनेट कर दिए भाई अपने। कौन है ये, चलो चलते हैं। चलो भाई गूगल पे ढूंढते हैं इनको, और गूगल पे ऐसे ढूंढ लेते हैं इनको, 6,000 करोड़ डोनेशन, देखें कोई नाम आता है क्या, इसी से चेक कर लेते हैं। हाँ जी, अरे एंटर किधर गया इसका, अरे इन इंडिया, हाँ यार ये अडानी फैमिली आ गई, कहाँ से आ गई भाई। अरे यार 60,000, ऊपर 60,000 लिखा है क्या मैंने, नहीं यार 6,000 करोड़ लिखा है मैंने, तो 60,000 करोड़ डोनेट कर दिया, अरे तो गड़बड़ है। हाँ भाई ये आए 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 भाई आए, हाँ जी ये देख रहे हैं आप, ये रहे। हाँ भाई, है कौन ये, चेक करते हैं अभी, खुल जाओ भाई। इधर इधर आगे क्या, अच्छा अच्छा, वो वैसे पिक्चर ओपन हो गई इनकी, रुको रुको रुको, इमेजेस में जाते हैं, जहाँ इनकी इमेज दिख जाए। तो क्या बात है, अडानी साहब भी दिख रहे हैं, पूरे गूगल को पैसे स्पॉन्सर किए लगते हैं, गूगल को ही तो डोनेट नहीं कर दिया। रुको भाई एक काम और कर देते हैं,
हाँ जी, ये आगे देखो, ये है मिस्टर त्यागराजन, श्रीराम ग्रुप ऑफ कंपनी इंडिया में काम करती है, ये रहे, ठीक है। अब ये जो पर्सन है, पूरा इनका एक ग्रुप है जो फाइनेंस का और बहुत बड़ा ग्रुप है, करीबन 140 एम्प्लॉयज के साथ में काम करते हैं। इसमें अभी थोड़ा सा ब्लर में खुला है ये है। एक मिनट रुको भाई, तुम एक्सपर्ट लोग हो यार, मैं इतना सोशल मीडिया में एक्सपर्ट नहीं हूँ। हाँ, ये क्रॉस कर दिया, ये लो क्रॉस दबा दिया, आ गए, खुल गए भाई, ठीक है। मीट त्यागराजन, humble business tycoon who donated entire wealth to employees, doesn't even own a phone. सिर्फ एक कार रखी है इन्होंने अपने पास में, एक छोटा सा घर रखा है, कंपनी का 6,000 करोड़ इन्होंने कर दिया डोनेट। मींस कंपनी में अपने जितने शेयर्स थे इन्होंने कर दिए ट्रांसफर। यार उस कंपनी में एम्प्लॉय होते तो कुछ एक अपने पास भी 100 करोड़ तो आ ही जाता। सिर्फ 140 एम्प्लॉयज हैं, उनको पूरा इन्होंने 6,000 करोड़ जो है वो सारे शेयर्स डोनेट कर दिए। रखो, तुम ही रखो भाई, ठीक है, तुमको ही सब रखना है, ठीक है। तो अब सवाल ये है भाई, ठीक है, बड़ा अभी इनका खूब नाम चल रहा था, देखो 6,120 करोड़ के आसपास टू इज एम्प्लॉइज, सारा श्रीराम ग्रुप के फाउंडर हैं, नाम इनका दे रखा है आर त्यागराजन, ठीक है। तो अब पॉइंट ये आता है कि क्या कोई पर्सन कंपनी में अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकता है क्या भाई? तो हमने कहा सर कर सकता है, दिक्कत नहीं है। हाँ, कर तो पार्टनरशिप में भी सकता है, लेकिन पार्टनरशिप में एक छोटा सा पंगा है। अगर मैं अपना शेयर किसी को ट्रांसफर करना चाहूं तो मुझे बाकियों की लेनी पड़ेगी कंसेंट, लेकिन अगर मैं किसी कंपनी का शेयर होल्डर हूं और अपना शेयर मुझे ट्रांसफर करना है, मुझे बाकी शेयर होल्डर का परमिशन लेने की जरूरत। हाँ, एक चीज जरूर है, प्राइवेट कंपनी में जरूर कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, पब्लिक कंपनी में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बहुत इजीली आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो। ये भी अपना एक पॉइंट आता है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। फिर एक पॉइंट आया लिमिटेशन ऑफ एक्शन, ये देख रहे हो आप, लिमिटेशन ऑफ एक्शन है, बिजनेस वर्ल्ड है, इतने सारे लोग हैं, टैक्स, क्रेडिटर, लॉ के केसेस हैं, और आगे लिमिटेड लाइबिलिटी शील्ड है, पीछे कंपनी है। सवाल है इस पॉइंट का मतलब कोई बता सकता है क्या मुझे? लिमिटेशन ऑफ एक्शन, एनीवन? हाँ, शेयर होल्डर पर केस जो है वो नहीं होगा, बढ़िया, फर्स्ट क्लास है, वही सेल ऑफ होगी, है ना। मींस सपोज करो हमारी एक कंपनी है और आप सब लोग हमारे कंपनी के क्रेडिटर्स और हमसे पैसा मांग रहे हो, ठीक है। अब सवाल यह है कि अगर केस फाइल होगा, तुम लोग का केस किसके अगेंस्ट होगा? कंपनी के अगेंस्ट होगा। अच्छा, मैं कंपनी का जैसे मान लो शेयर होल्डर हूं और मेरे शेयर अभी पार्टली पेड में है, तुम सबको पता है कि अभी मुझे शेयर पे 5 रुपया देना है, उस 5 रुपए से तुम्हारा पेमेंट हो जाएगा, तो क्या डायरेक्टली मुझ पे केस करके वो 5 रुपया ले सकते हो क्या? तुमको क्या करना पड़ेगा सर? हमको कंपनी पर सूट फाइल करना पड़ेगा और फिर कंपनी मुझसे वो पैसा कॉल करके आपका पेमेंट कर देगी। इट इज अ मैटर ऑफ सिंपली, क्या बोलते हैं, लिमिटेशन ऑफ एक्शन, ठीक है। देखो क्या लिखा भी क्या है, द क्रेडिटर कैन मेक देयर क्लेम ओनली अगेंस्ट कंपनी, कैन नॉट प्रोसीड अगेंस्ट द शेयर होल्डर्स। क्लियर बोला है, देयर एक्शन स्टॉप विद द कंपनी, द ओनली कंपनी कैन कॉल फॉर एनी अनपेड कैपिटल फ्रॉम द शेयर होल्डर। तो क्रेडिटर लोग, तुम लोग केस करोगे कंपनी के ऊपर और कंपनी अपने शेयर होल्डर से पैसा कॉल करके फिर आपका पेमेंट करेगी। जैसा उसने बोला, जरूरत पड़ी तो एसेट्स को भी हम बेचेंगे, पैसा पेमेंट करेंगे, लेकिन ये सब कौन करेगा? ओनली कंपनी। बराबर, सिंपल बात। फर्स्ट पॉइंट क्या था? फटाफट पॉइंट्स याद कराते जाओ मुझे आप। तो हमने कहा सर पहला पॉइंट हमारा वॉलंटरी एसोसिएशन था, एक्सेप्ट ओबीसी। नंबर 2 पे आया सेपरेट लीगल एंटिटी। नंबर 3 पे आया लिमिटेड लाइबिलिटी। नंबर 4 पे परपेचुअल सक्सेशन आ गया। नंबर 5 पे कॉमन सील आ गया। नंबर 6 पे ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर्स आ गया। नंबर 7 पे लिमिटेशन ऑफ एक्शन। कंपनी को मैनेज कौन करता है भाई? बीओडीज, ये टाटा सन्स का बोर्ड है ना, जिसमें आप रतन टाटा को देख ही नहीं रहे हो, इसमें आर चंद्रशेखरन है इस वक्त के अंदर सीईओ। 3-4 दिन पहले न्यूज़पेपर में भी था कि इनको इतना सैलरी मिला इस बार का, कुछ करोड़ 20 करोड़ 22 करोड़ का कोई अमाउंट था, बराबर। तो ये सर टाटा जी तो है ही नहीं इसमें, तो टाटा जी का कोई रोल ही नहीं है क्या? पढ़ेंगे रे भाई, बहुत बड़ा रोल है उनका भी। हमारी एक डेफिनेशन आएगी, तुम लोग सब पढ़ के आए हो, वेरी गुड। प्रमोटर सेक्शन याद है क्या प्रमोटर का किसी को? आगे 2 लगा दे बस, बराबर बोला। सेक्शन 2 क्लॉज 69, बराबर। ये है प्रमोटर का
डेफिनेशन अपने कोर्स में चैप्टर नंबर 2 में अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब चलो फिलहाल इस पे बात करते हैं। कंपनी को मैनेज कौन करता है भाई, शेयर होल्डर या डायरेक्टर्स? सारे, अब बात सोचो, रिलायंस के तो इतने शेयर होल्डर है, सारे अगर मैनेज करने पहुंच गए अगले दिन रिलायंस ही नहीं दिखेगी फिर, है ना। तो ऐसे में कंपनी को मैनेज करने का काम कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड दे आर इलेक्टेड एंड सेलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो पूरा कंसेप्ट है वो चालू होता है सेक्शन नंबर 149 से, और तुम्हारे कोर्स में 148 पे दी एंड है, तो कुछ सीए फाइनल के लिए भी छोड़ रखा है। पूरा डायरेक्टर्स का इंपॉर्टेंट पार्ट सब वहां पढ़ोगे आप लोग। अब एक आखिरी पॉइंट इसमें आता है, क्या कंपनी सिटीजन होती है क्या? बोलो भाई, नहीं होती, कंपनी सिटीजन नहीं होती। क्यों 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 कंपनी सिटीजन काहे को नहीं होती? रुको रुको, कंपनी के पास वोटिंग का राइट नहीं है, ये बोल रही है। हाँ होते हैं, होती है, ठीक है भाई। ये कह रहे हैं, इन लोगों का कहना है सर कंपनी के पास वोटिंग राइट नहीं है, सही है। देखो एक चीज है, कंपनी एक लीगल पर्सन है, तो कंपनी के पास में कुछ फंडामेंटल राइट्स तो हैं। जैसे कंपनी अपने नाम से केस कर सकती है, कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी भी परचेस कर सकती है, हाँ कंपनी बिजनेस कर सकती है, जो एक हर सिटीजन को राइट है। लेकिन सबसे बड़ा पावर, कंपनी वोट नहीं कर सकती है। सर वोट तो 18 साल से कम वाला भी नहीं कर सकता है, तो क्या सिटीजन नहीं है? अरे आज नहीं तो कल कर देगा। लेकिन कंपनी तो 100 साल की भी हो गई तब भी उसको वोटिंग का राइट नहीं है, इसलिए कंपनी इज नॉट अ सिटीजन, ठीक है। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, कंपनी सिटीजन नहीं होती है क्योंकि कंपनी के पास वोटिंग पावर नहीं होते हैं, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे कंपनी से रिलेटेड, जो आप लोगों ने थोड़े से रिवाइज कर लिए, जो डायरेक्टली तो आपके कोर्स में नहीं दे रखे हैं अभी एट प्रेजेंट, ठीक है। हाँ, इंटर का कोर्स भी उन्होंने थोड़ा सा स्टार्टिंग में चेंज किया है, हल्का फुल्का, ठीक है। उसमें ये पॉइंट्स जो हैं वो अब आपको डायरेक्टली नहीं दे रखे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली जगह जगह पे जैसे वर्ड आ जाएगा आगे, परपेचुअल सक्सेशन या लिमिटेड लाइबिलिटी, कंपनी की डेफिनेशन तो सारी अपने कोर्स में है, तो ये सारे पॉइंट्स के मीनिंग आप लोग को पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए तो सिंपल बात हो गई। अब एक छोटी सी बात और करते हैं लॉ के अंदर आज, फिर थोड़ा सा पोर्शन ऑडिट पाएगा, फिर ट्यूसडे से अपने को एकदम प्रॉपर स्टडी चालू करनी है। हाँ, बुक्स आप लोगों को मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक के अंदर मिल जाएंगी, मंडे को प्रिंटिंग में चली जाएंगी बुक्स, तो 2-3 दिन लगते हैं प्रिंटिंग के अंदर, तब तक आ जाएंगी। तब तक आप लोगों को या तो नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे एक आध चैप्टर के पहले, या जैसे अपने को जो रिटन वर्क करना है वो ओपन कर लेंगे। तो अब सवाल ये है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, ये कौन समझा रहा है? बताओ भाई, एनीवन? हाँ देखते हैं और कोई है समझाने वाला? हम्म हम्म हटा सकता है, पीछे के लोगों को सजा दे सकता है, पनिश कर सकता है, सही है, बिल्कुल, बैठो बैठो, सही है, ठीक है। कॉमन कंसेप्ट कल मैंने आपको बोला था, सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या कहता है? कंपनी अलग होती है, कंपनी के मेंबर्स बिल्कुल अलग होते हैं ना, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, ठीक है। और अगर अपने को कोई केस करना है तो किस पे करेंगे? किस पे करेंगे केस? अरे अरे क्या बातों में लग गया यार, केस हो रहा है यहाँ पर, तू बातें कर रहा है, इससे तो बाद में कर लेना। हाँ जी, केस अगर होगा तो भाई कंपनी पर होगा, कंपनी के पीछे के लोगों पे केस नहीं होता है, सूट फाइल नहीं होता है। लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी है लॉ की जहां हमको इस रूल को स्किप करना पड़ेगा, हमको इस रूल को भूलना पड़ेगा, और जो लोग कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं, या जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, या जो कंपनी के प्रमोटर हैं, उनके अगेंस्ट में सूट फाइल होगा। इसी कंसेप्ट को कहा जाता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। सुनो वापस से, जैसे ही एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, देखो मेरे साथ लैंग्वेज देखना, लैंग्वेज पढ़ी हुई है आप लोगों ने, अ कंपनी इज अ पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, पता ही अपने को। व्हेन अ कंपनी हैज इनकॉर्पोरेटेड, या जैसे ही कंपनी बन गई एंड रजिस्टर्ड हो गई अंडर द एक्ट, ऑल डीलिंग्स विद द कंपनी विल बी इन द नेम ऑफ कंपनी, है ना, सब कुछ कंपनी के नाम से होगा। एंड द पर्सन बिहाइंड द कंपनी विल बी डिसरिगार्डेड हाउएवर इंपॉर्टेंट दे मे बी।
कोई मतलब नहीं मुझे, ठीक है। दिस प्रिंसिपल इज रेफर टू वेल ऑफ इन, वेल का मतलब हो गया पर्दा। तो जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच में आ गया एक पर्दा। नॉर्मली ये जो पर्दा आप देख रहे हो कॉर्पोरेट वेल का, इसको हटाया नहीं जाएगा। जो भी एक्शंस होंगे वो कंपनी के अगेंस्ट में आने वाले हैं, इस पर्दे को हम हटाएंगे नहीं। लेकिन कई बार क्या होगा, इन केस ऑफ डिसऑनेस्ट एंड फ्रॉडुलेंट यूज ऑफ फैसिलिटी ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब मैंने आपको कल प्रीवियस क्लास में भी बोला था, ये रूल होने के बावजूद भी अखबार में आता है सुब्रतो राय पे केस हो गया, ठीक है। ये होने के बाद भी आता है कि किंगफिशर के साथ साथ विजय माल्या पे भी केस हो गया। तो भाई उन पे केस क्यों किया जब कॉर्पोरेट वेल था? तो हमने कहा जहां डिसऑनेस्टी करोगे, जहां फ्रॉड करोगे, जहां चीटिंग करोगे, हम इस पर्दे को हटाएंगे ना। कानून के हाथ वैसे ही लंबे होते हैं। द लॉ विल लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल, पीछे के लोगों को, मेंबर्स को आइडेंटिफाई करेगी एंड मेक देम रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट। इसी कंसेप्ट को कहा जाता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। अब फाउंडेशन में इसमें आप ज्यादा केसेस पढ़ के आए थे, इंटर में हमारे पास कमी पोर्शन है, क्योंकि वो कह रहे हैं फाउंडेशन में पढ़ लिया भाई तुमने बहुत, इधर ज्यादा इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। दो ही है, वहां 5 पढ़े थे, यहां सिर्फ 2 ही पढ़ने हैं। 2 भी वही है जो तुमने पढ़े हुए हैं, है ना, नए नहीं है। पहला केस मोस्ट फेवरेट, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, डिंशा मैनेकजी पेटेड। अब सुनना, पॉइंट मैं बताऊंगा, केस तुम में से कोई समझाएगा, जिसको भी याद है वो समझाएगा, नहीं तो यहां से पढ़ के समझाएगा, फिर अपन उस पर बात करेंगे। देखो पहला हेडिंग है प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब गवर्नमेंट का रेवेन्यू, और गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या है? अभी इससे पहले तुमने सब्जेक्ट पढ़ा है क्या? टैक्स। तो अगर लॉ को ये लगता है, कोर्ट को ये लगता है कि भाई ये जो तुमने कंपनी बनाई, इसका पर्पस था टैक्स का एवेशन करना, बोले तो टैक्स की चोरी करना, टैक्स चोरी के लिए कंपनी बना ली, हमारे रेवेन्यू के ऊपर तुमने अटैक किया, तो ऐसे में हम भूल जाएंगे कि कंपनी और पीछे के लोगों के बीच में एक पर्दा है, पर्दा हटेगा और जो पीछे के लोग हैं दे विल बी रिस्पॉन्सिबल। ये सीधा सा कंसेप्ट है, ठीक है। अब एक केस बहुत फेमस है यहां पे, सर डिंशा मैनेकजी पेटेड। प्रैक्टिकली इसके आगे भी लगना चाहिए री, इसमें भी सामने कोई नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैनेक जी कोई टैक्स अथॉरिटीज ने इन पर केस नहीं किया है। जिस चीज को लेकर के ही कंफ्यूजन में थे वो कोर्ट के पास चले गए ये लोग मिल करके कि सर आप ही बता दो क्या होना चाहिए, कोर्ट ने डिसीजन दे दिया अपना। अब बताओ आप में से कौन है वो शूरवीर जो केस को बता रहा है? ओहो, इधर से भी हाथ खड़े हैं, इधर से भी खड़े हैं, थोड़ा एक चांस अभी इधर दिया था, अभी इधर देता हूं। हाँ रुकना रुकना है, मैं स्टेप बाय स्टेप बताते रहना है मुझे। एक भाई साहब है जिनका नाम है डिंशा, ह्यूज इनकम है इनको। कहां से हो रही है ये भाई को? हाँ, डिविडेंड और इंटरेस्ट का इनकम जोरदार है। अच्छा क्यों है? डिविडेंड कहां से आ रहा होगा? ये भाई के पास में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं भाई, दूसरी कंपनी के शेयर और डिबेंचर ले रखे हैं, तो इसको हो रही है डिविडेंड और इंटरेस्ट की जोरदार इनकम। अब इनकम हो रही है तो अरे भाई ये पीछा छोड़ता ही नहीं है, टैक्स लग रहा है। तुम लोग के जो 5 हेड सर ने बता दिए होंगे उसमें से 5वां हेड यही है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और आज की डेट में तो इसमें बहुत कुछ टैक्स फ्री भी है, लेकिन पुराना केस है तो उसी रेफरेंस में समझेंगे। ठीक है भाई, टैक्स लग रहा है बहुत, रुक जाना, ठीक है, आगे बढ़ता जाना स्टेप बाय स्टेप, दिक्कत तो नहीं खड़े होने में, बस ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि यार इसने बोला कि यार टैक्स देना, टैक्स देते हैं तो इधर बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है, ठीक है। भाई हम लोग एक दिन ऐसे रेस्टोरेंट में बैठे वो देख रहे थे, वो काय का बिल था, तो मेरे साथ कोई था, बोले ये क्या है, जीएसटी और लग रहा है, सीजीएसटी लग रहा है, स्टेट का भी लग रहा है ना, सेंट्रल का भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, और जो कमा रहे हैं उस पर भी टैक्स दे रहे हैं, तो क्या सब टैक्स में दे देंगे क्या? तो इसको भी बहुत तकलीफ हो रही है, टैक्स देना पड़ रहा है। तो जैसा इसने कहा कि इसने क्या किया कि एक तरीका अपनाया। अच्छा देखो, टैक्स सेविंग करना सबका हक है, टैक्स सेविंग से टैक्स चोरी में कैसे चले जाते हो, बस यही गड़बड़ है। यहां पे तुमको चार्टेड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ जाती है। वो कहता है भाई साहब ये टैक्स चोरी हो जाएगी, इसकी जगह क्या कर लो, टैक्स सेविंग कर लो, है ना। तो इसने क्या किया, अपनी 4 कंपनियां खोल दी, ए बी सी और ई, क्योंकि ए डी इसको मैंने यहां रख दिया है। 4 कंपनीज भाई साहब ने खोली। फिर क्या किया,
पहले ये बता कि ये 4 कंपनियां खोली, तो ये इनकम चारों कंपनियों को कैसे हो गई? एक लाइन मिस हो गई है बस। हाँ, इसने अपने इन्वेस्टमेंट्स चारों कंपनियों को कर दिए ट्रांसफर, है ना? 4 कंपनी बना ली, एक एक लोगों के साथ मिलकर प्राइवेट कंपनियां बनती बहुत आराम से। फिर अपने सारे इन्वेस्टमेंट चारों कंपनियों के नाम पे बांट दिए। तो मजा आ गया। जो इनकम इसको अकेले को हो रही थी, वो अब इनकम हो रही है 4 कंपनीज को। अब आप सोचो, 1 मिनट के लिए एक एग्जांपल लो। लो कहे कि 5 लाख तक आप टैक्स फ्री हो इनकम आपकी, उससे ऊपर टैक्स लगेगा। अब अकेले इसको पहले मान लो 10 लाख की इनकम हो रही थी खुद को, तो 5 लाख पर तो टैक्स देना पड़ रहा था। अब यही 10 लाख की इनकम 4 पार्ट में डिवाइड, 2.5 2.5 2.5 2.5, तो एक तरह से टैक्स तो पूरा बच गया। आप टैक्स के अंदर आ गए, मजा आ गया। पर एक कंफ्यूजन जो अभी दूर करना दो, ये सारी इनकम तो चारों कंपनियों को होने लग गई, इसका घर कैसे चलेगा? हाँ, वो तू तो अभी लाइन बोल रहा था ना, वो यहीं की है। इसका, हाँ भाई, इसका घर कैसे चल रहा है? इसने क्या किया, सुनना सब लोग भैया, वहां से केस जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है तो भी सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। एक आदमी मिस्टर डी, इनकम बहुत ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से, 4 कंपनियां इसने बना ली, अपने सारे इन्वेस्टमेंट चारों कंपनियों को ट्रांसफर कर दिए, बराबर है। और जो इनकम इसको हो रही थी, अब वो इन चारों कंपनीज को होने लग गई और टैक्स बच गया। अब ये चारों कंपनियों ने क्या किया, वो सारा पैसा इसी को देना शुरू कर दिया वापस एज अ लोन। चारों कंपनियों को इनकम होती है वापस इसके पास। मतलब अब तक क्या हो रहा था, इनकम डायरेक्ट इसको हो रही थी, अब क्या हो रहा है, पहले वो कंपनियां, मतलब पहले वो इनकम जाती है कंपनीज के हाथ में, और वहां से टैक्स फ्री होकर के वापस इसी के पास आ जाती है। मजा आ गया, लोन पे तो टैक्स देना नहीं पड़ता है। फिर क्या हुआ, पता चला तो बहुत कुछ हो गया। बैठो, अब आगे की कहानी मैं बता देता हूं। बिल्कुल सही बताया कि इसको, अब क्या हुआ, बात तो सही है और हर आदमी ऐसा कर सकता है। आप और मैं भी ये तरीका यूज कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहां हो गई, वो अपने को मेन समझना है। अब ये सब जब होने लगा, तो टैक्स ऑथोरिटीज होती है ना, ये खतरनाक होती है। एक बार अगर आप टैक्स भरने लग जाते हो और उसके बाद अगर आपके टैक्स में कमी आती है, तो ये लोग एकदम खतरनाक हो जाते हैं। होता है ना, भूखे शेर होता है ना, एक बार खून लग गया तो फिर वो छोड़ता नहीं है। ये हालत इनकम टैक्स वालों की भी होती है। ये नजर रखते हैं फिर आपके ऊपर, है ना। मैंने शायद आपको उस वक्त नहीं एग्जाम्पल दिया हो, एक्सेल एकेडमी में भी नोटिस आ गया था। कैसे आया एक्सेल एकेडमी में नोटिस? मैंने आपको कहा था इनकम कम हो गई हमारी सीपीटी के बाद में, समझ रहे हैं? सीपीटी में मैंने आपको उस दिन भी कहा, जोधपुर से 3,000 स्टूडेंट एग्जाम देते फाउंडेशन का, दोनों अटेम्प्ट मिला करके। तो उसमें से दोनों अटेम्प्ट मिला करके 1200 स्टूडेंट तो इंटर में हो जाते थे, सारे अपने पास ही थे, फेस टू फेस ही चलता था, ठीक है। अब आप सोचो 1200 स्टूडेंट, फीस रेवेन्यू हाई फाई करोड़ों में, टैक्स भी जम के। फिर क्या हुआ, जैसे ही कोर्स चेंज हुआ और फाउंडेशन आया, फाउंडेशन आते ही बच्चे क्या हो गए, वहीं से कम हो गया। अरे फाउंडेशन नहीं, ये अपने से नहीं संभलेगा भाई। तो जो 3,000 बच्चे थे, उससे स्टूडेंट ही पूरे साल भर में हो गए 1,000 फाउंडेशन में। तो इंटर में तो सोच लो फिर क्या होगा, 200-300 जने भी नहीं, ठीक है। अब ऐसे में इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने 2018 में हमको एक नोटिस भेज दिया कि भाई आज तक तो आप इतना टैक्स भर रहे थे, अब इतना टैक्स भर रहे हो, ये तो गलत है। क्या कर रहे हो, घपला वपला तो नहीं कर रहे? कोई घपला उनके दिमाग में नहीं आएगा, घपला कर रहे होंगे। तो हमने क्या किया मालूम है, हमने यहाँ से आईसीआई से सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड भेजे वहां पे। सर पहले इतने स्टूडेंट रजिस्टर्ड होते थे सीए में, हमारे तो बाद में भेजे, और अब इतने रजिस्टर्ड हो रहे हैं, तो बच्चा ही कम है भाई, तो हम क्या कर सकते हैं, है ना। इसलिए कम हो रहा है, प्रूव करना पड़ा। डिंशा के साथ भी ऐसे ही हुआ। ये भाई की लाइफ स्टाइल में कोई चेंज नहीं आ रहा है, वैसे ही लग्जरी गाड़ियां मेंटेन कर रहा है, फॉरेन ट्रिप कर रहा होगा। उस वक्त सोशल मीडिया था नहीं, तो मस्त लगा रहा है बिल्कुल इंस्टाग्राम के ऊपर। कहाँ पे, सिंगापुर। वो इनकम टैक्स वाला देख रहे, साले का इनकम तो जीरो है, इतना कम है, और घूम रहा है इधर, कभी सिंगापुर जा रहा है, कभी किधर जा रहा है। पैसा कहाँ से आ रहा है? बुलाया उसको, इधर आ भाई। क्या भाई, टैक्स भर नहीं रहा है? सर पैसा कहाँ है? अच्छा ये क्या है, ये सिंगापुर, दुबई। सर वो तो क्या है कि एक्चुअल में मैंने अपनी इनकम से क्या किया, 4 कंपनीज बना ली सर, बधाई हो तुम, कॉन्ग्रेचुलेशन, कंपनी बनाई। फिर सर वो कंपनियां क्या करती हैं कि एज ए लोन मुझे ये पैसा दे देती है, ठीक है। और प्लस क्या है कि कंपनियों का भी बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है, तो उससे घर चल रहा है, मेरा गरीब आदमी हूँ, चल रहा है किसी तरह से। ये तो सर पुराना पैसा पड़ा था, उसी से मैं चला जाता हूँ। चलो बढ़िया है, कंपनी खोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम अब है। अच्छा एक चीज बताओ, आपकी कंपनियां करती क्या है? मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, बिजनेस, सर्विस, कुछ तो करती होंगी।
अरे सर बस यही नहीं कर रही है, सब कुछ है, बिजनेस नहीं कराया। अच्छा मैं सोचूं, मैं जब पढ़ रहा था तब मैंने सोचा होगा अगर वो कह भी देता यस सर मेरी कंपनियां करती हैं काम, क्या करे, फाइनेंस करती हैं, किसको, मुझको। तो अरे भाई तू एक ही क्लाइंट है, हाँ सर मैं बड़ा क्लाइंट हूँ इनका, आज तक पैसा कुछ वापस किया, इंटरेस्ट दिया, नहीं नहीं वो नहीं दिया। साफ पता लग गया कंपनी बनाने का पर्पस क्या था, टैक्स का चोरी करने का। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, पर्दा हटाओ, भूल जाओ कि कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग है, दोनों को मिक्स कर दो और जितना टोटल इनकम होता है डिंशा को बोलो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ये कंसेप्ट यहाँ पे काम करता है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है बराबर। और प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे बहुत केस हम रोज देखते हैं, लोग कंपनीज रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, फर्जी कंपनियां, बैंक से लोन ले लेते हैं, वो भी मिल जाता है। फिर कभी इंक्वायरी होती है और जाते हैं, मैं खुद गया हूं एक टीम के साथ, तो वहां गया, वहां जाकर के देखा एक जगह कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस किसी गांव का दिया हुआ, गांव में कंपनी खोल दी हुई, खोल सकते हैं आजकल, कुछ भी हो सकता है। गए, वहां पे एक पेड़ लगा हुआ था, उस पेड़ के ऊपर कंपनी का बोर्ड टंगा हुआ है। हमने बोला कंपनी ये रही, वहां वाले बोले ये तो यही करता है, हर थोड़े दिन में एक पेड़ के ऊपर कंपनी का बोर्ड लगा देता है, वहां अप्लाई पता नहीं कैसे करके लोन वोन लेकर के काम करके भाग जाता है यहाँ से। ये तो हालत है। तब जाके गवर्नमेंट ने अब क्या कर दिए, रूल्स थोड़े से धीरे धीरे स्ट्रिक्ट करने शुरू किए, लेकिन लोग भी तो खोपड़ी हैं, जितना रूल स्ट्रिक्ट करते हैं वो भाई और ज्यादा रास्ता निकाल लेते हैं। तो एक छोटा सा केस अपना था, ये अपना आज का छोटा सा एक पोर्शन था, लॉ से रिलेटेड पोर्शन, ठीक है। तो इतना तो आज करेंगे अपन लॉ के अंदर।